गया वक्त फिर हाथ आता नहीं, सदा ऐशे दौरां दिखाता नहीं, जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है तमाशा नहीं है। नाज़रीन, मैं हूँ यासिर रशीद और आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, वज़ीर मजहबी उमूर मुफ्ती अब्दुल शकूर ट्रैफिक हादसे में जाँ बहक हो गए। उनकी शख्सियत को लेकर बहुत सी बातें की जा रही हैं। उनकी शख्सियत क्या थी? उनकी शख्सियत का तज़किरा करने से पहले अल्लाह ताला उनके लवाहिकीन को सब्र जमील अता करे और अल्लाह ताला मुफ्ती अब्दुल शकूर को अपने जवार रहमत में ख़ास जगह अता फरमाए। उनकी शख्सियत ये थी कि उनकी ख्वाहिश ये थी कि आज आपकी बार जो हज पे जाने वाले अफराद हैं उनका नाम बग़ैर कुरानंदाज़ी जितने लोगों ने अप्लाई कर रखा है उन सबको हज पे जाने की सआदत हासिल हो। उनकी इस दरख्वास्त को माना गया और तमाम लोग जिन्होंने इस साल अप्लाई कर रखा था वो हज पर जा सकते हैं। उसके साथ साथ अक़लियतों के हवाले से उन्होंने बहुत से इक़दामात किए। अक़लियती बरादरी को फ़ंड्स मुख्तस करने के हवाले से, उनकी फ़लाह व बहबूद के हवाले से उन्होंने फ़ंड्स का अहतमाम किया और उसके लिए वो कोशिशें भी अपनी जारी रखे हुए थे। वो एक ऐसी शख्सियत थी जो मोटरसाइकिल पर भी हल्के में निकल जाया करती थी, फ़र्श पर बैठ कर लोगों से बातचीत कर लिया करते थे। वो अपनी ज़ात में एक आला पाए का शख्स था। सियासी इख्तलाफात हो सकते हैं, नज़रियाती इख्तलाफात हर किसी को होते हैं, लेकिन किसी की ज़ात पर तनकीद इस तरीके से करना कि उसके मरने के बाद उसे मुख्तलिफ अलक़ाबात से नवाजना, ये आपकी ज़हनी पसमानदगी को साबित करता है, ज़हनी उरूज को साबित नहीं करता। आपका ताल्लुक़ किसी भी जमात से हो, लेकिन आप का मुखालिफ जो है उसका कद कितना भी बड़ा या छोटा ही क्यों ना हो, उसके जाने के बाद उसे अच्छे अल्फाज में याद करना चाहिए। मदीने की रियासत में हम उस दीन के मानने वाले हैं, उस नबी के मानने वाले हैं कि जिसने अमीर हमजा का कलेजा चबाने वाली हिंदा को भी माफ़ कर दिया था, जहाँ पर अबू सुफियान भी आम माफ़ी के ऐलान के बाद अबू सुफियान के घर में पनाह लेने वालों को भी माफ़ी के ऐलान से नवाजा गया था। हम उस दीन के मानने वाले हैं जिसमें प्रचार ये दिया गया है कि अपने मुखालिफ का भी कद ऊंचा रखो ताकि आपके बराबर में रहे। तो हम कैसे किसी दूसरे को मुख्तलिफ अलक़ाबात से नवाज सकते हैं, या एक पोस्ट को लेकर उस पर किस तरीके से तनकीद की जा सकती है? इस तरह की ज़हनी पसमानदगी नहीं होनी चाहिए। अपना अखलाक इस हद तक बुलंद होना चाहिए कि आप मुखालिफ को बेहतर तरीके से बुला सकें और मुखालिफ का शजरा नस्ब भी बता सकें, कि आपका पता चले कि आपका अगर मुकाबला है तो किसी आला शख्स के साथ है, आपसे पस शख्स के साथ आपका मुकाबला नहीं है। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा अमजद खान नियाज़ी साहब सीनियर रहनुमा हैं, उन्होंने उनकी ज़ात के बारे में मौक़िफ़ ये रखा है कि उनकी जो ज़ात थी वो बड़ी आला सिफ़त थी, गैर मुतनाज़ शख्स थे, गैर मुतज़लज़ल शख्सियत थी और अल्लाह ताला उनको जवार रहमत में ख़ास जगह अता फ़रमाए। जमीयत उलमा इस्लाम फ़े इस वाक़े के हवाले से कुछ तहफ़्फ़ुज़ात रखती है। सवालात भी कुछ गर्दिश कर रहे हैं। सवालात ये हैं कि ना तो वो जीटी रोड थी, ना कोई मेन शाहराह थी, ना ही कोई मोटरवे थी जहाँ पर 110 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से गाड़ी आए और 30 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से मुड़ने वाली गाड़ी के साथ टकरा जाए और उसमें वो किसी एक तरफ भी अपना स्टीयरिंग ना घुमाए, डायरेक्ट आए, हिट हो और इतनी तेज़ी के साथ हिट हो कि गाड़ी का एक्सल और टायर अलग हो जाए। उस पर बेशुमार सवालात ने जन्म लिया और इन सवालात के जवाब जांचने के लिए वफाकी हुकूमत इक़दामात भी कर रही है। जमीयत उलमा इस्लाम फ़े इस पर मौक़िफ़ रखती है कि मुफ्ती साहब टारगेट पे थे, मुफ्ती साहब की जान को ख़तरात भी थे। उनका ये मानना है कि हमारे यहाँ अगर कोई आलिम दीन, हमारे यहाँ अगर कोई मजहबी शख्सियत इस तरीके से जहाँ बहक हो जाए तो हम लोग उसको इतनी वक़्त नहीं देते, उसको इतनी फ़ाक़ियत नहीं देते, उस मामले को इतना हाईलाइट नहीं करते। लेकिन मुफ्ती अब्दुल शकूर साहब की शख्सियत ऐसी थी कि वो टारगेट पे थे बेशुमार अफराद के, बेशुमार इदारों के, बेशुमार कलदम तंजीमों के। लेकिन कल के वाक़े के बाद उस पर तहकीकात मुनज़्ज़म तरीके से होना बेहद ज़रूरी है। आगे बढ़ते हैं, अब बात कर लेते हैं मौजूदा सूरत हाल की। सियासी तनाज़ुर में जमात इस्लामी की तरफ से एक इक़दाम उठाया गया। जमात इस्लामी की तरफ से इक़दाम यह उठाया गया कि वज़ीर आज़म से भी मुलाकात की गई और चेयरमैन PTI से भी मुलाकात की गई। उस पर जमात इस्लामी ने दावा यह किया कि दोनों फ़रीक़ैन जो हैं वो मुज़ाकरात पर आमादगी का इजहार कर चुके हैं। अब इस बारे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मौक़िफ़ जानने की कोशिश की गई। मैंने अपने तई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं से पूछा कि क्या आप ये समझते हैं कि जमात इस्लामी ने अपने तई इक़दाम उठाया है? तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उस पर यह मौक़िफ़ रखती है कि जमात इस्लामी ने अपने तई इक़दाम नहीं उठाए। जमात इस्लामी को किसी न किसी तरफ से पैगाम ज़रूर पहुँचा होगा कि आप दोनों के दरमियान मुसालहत कारी का जो फरीज़ा है वो सर अंजाम दें, इसलिए जमात इस्लामी ने यह कदम उठाया है। इस बारे में वफाकी हुकूमत की राय लेना चाहिए तो वफाकी हुकूमत की भी राय
इसी तरह की है। वो भी ये समझते हैं कि जमात इस्लामी को किसी की तरफ से कहा गया कि आप इस मामले के ऊपर मामला फहमी के लिए आगे बढ़ें और दोनों जमातों के माबैन या दोनों फरीकैन के माबैन इत्तेहाद की फिजा को कायम कर सकें, ताकि आने वाले दिनों के अंदर पाकिस्तान के अंदर जो एक केओस मुब्तला है, जो टर्मोइल में इजाफा होता जा रहा है, उसमें किसी हद तक बेहतरी के इम्कानात रोशन हो सके। लेकिन वफाकी हुकूमत इसमें किस हद तक आमादा दिखाई दी होगी? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहती है कि मुज़ाकरात जो होते हैं वो गैर मशरूत होते हैं, लेकिन हमारी एक शर्त है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शर्त भी आयद करती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहती है कि हमारी शर्त यह है कि मुकर्रा वक्त के अंदर इंतखाबात होने चाहिए जो खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के अंदर है, और उसके अलावा केसेस के ऊपर बात नहीं होनी चाहिए जो केसेस हमने किए थे। आप हमारे ऊपर जो केसेस कर रहे हैं आप करते रहें, हमें उससे कोई सरोकार नहीं, आप करते रहे, हम भुगत लेंगे, लेकिन ये नहीं होना चाहिए कि केसेस सारे खत्म हो जाएंगे, हम इस मामले के ऊपर बात नहीं करेंगे। दूसरी तरफ वफाकी हुकूमत ये राय रखती है कि हम भी अगर बात करेंगे तो इस वजह से करेंगे कि कुली तौर पे इंतखाबात एक वक्त में हो, और कुली तौर पे एक वक्त में इंतखाबात के हवाले से वो मई में तो वफाकी हुकूमत राजी नहीं है। वफाकी हुकूमत आगे जाने पर राजी है कि 2 माह बाद बात चली जाए, लेकिन अगर 2 माह बाद बात जाती है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास मौक़िफ़ क्या होगा? आईनी मौक़िफ़ वो जो अपनाते हैं, दोहराते हैं, उसमें किसी हद तक उन्हें बैकफुट पे जाना पड़ेगा। अगर वो बैकफुट में जाते हैं तो बयानिया किस हद तक लूज कर सकते हैं, ये मामला, ये परेशानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी लाहक है। इसी वजह से वो वफाकी हुकूमत का मौक़िफ़ नहीं मानना चाहती। दूसरी तरफ से वफाकी हुकूमत भी इसी परेशानी में मुब्तला है। वफाकी हुकूमत ये जानती है कि अगर 2 महीने बाद तक की बात जाती है तो 2 महीने बाद तक की बात के बाद 90 रोज़, जो आइन के अंदर ये दर्ज है कि 90 रोज़ निगरान हुकूमत रह सकती है। निगरान हुकूमत का उसके बाद क्या मुस्तकबिल होगा, ये एक बुनियादी सवाल है। वफाकी हुकूमत कहती है ये मुश्किल मरहला है, और इस मुश्किल मरहले का जवाब या तो सिर्फ अदालत के पास है या पार्लियामान के पास है, कि पार्लियामान इतनी गुंजाइश निकाले, अदालत इतनी गुंजाइश निकाले कि निगरान हुकूमत को मजीद तूल दिया जा सके और वो 2 महीने मजीद बराजमान रह सके। क्योंकि आइन की तशरीह अगर की जाए तो अदालत तो तशरीह ये करती है कि निगरान हुकूमत नहीं बैठ सकती। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस हवाले से अपना मौक़िफ़ ज़्यादा मजबूत रखती है, और इसी हवाले से वफाकी हुकूमत जो है ये फंड्स के इजरा के हवाले से जो पसोपेश का मुजाहरा कर रही थी, उस पर जो कल मीटिंग की वज़ीर आज़म ने मॉडल टाउन लाहौर सेक्रेटरीट में, वहाँ पे उनके जो माहिर कवानीन हैं उन्होंने जो राय दी उसमें उन्होंने बताया कि ये हमारे लिए मुश्किल पड़ जाएगी। बोल्ड स्टेप एक उठाया तो गया, लेकिन ये हमारे गले का फंदा पड़ जाएगा। तो इस पर जो सोच विचार जारी थी, उसी सोच विचार के तनाजुर में वफाकी हुकूमत ने आमादगी का इजहार किया है कि मुफ्त में ये जो फंसना है नाअहली की तरफ, अगर वो नाअहली 2, 4, 5 साल के लिए लग गई तो सियासत में मुस्तकबिल क्या रहेगा। तो उसी नाअहली से बचने के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर तो तजवीज़ किया गया है, लेकिन उस सॉफ्ट कॉर्नर से वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फ़ायदा नहीं उठवाना चाहते। वो ये कहते हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड हो, लेकिन लेवल प्लेइंग फील्ड में फ़ायदा किसको होगा ये सभी जानते हैं। उसके बाद मौजूदा सूरत हाल में आप ये देखिए कि अगर आपने मुज़ाकरात की बात करनी है लेकिन गिरफ्तारियां भी चलती रहें, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिंध के सदर हैं, साबिक वफाकी वजीर अली जैदी साहब, उन पे 8 साल पुराना मुकदमा था, फ्रॉड का मुकदमा। 8 साल से तहकीकात चलती रही हैं, 8 साल में तो नौबत नहीं आई गिरफ्तारी की। अब की बार 8 साल पुराना मुकदमा निकाला और उन्हें गिरफ्तार कर लिया। वकास अंजुम को भी गिरफ्तार कर लिया, उधर अली अमीन गंडापुर भी गिरफ्तार है। दीगर गिरफ्तारियों के हवाले से प्लान है, मैं अपनी उस खबर से पीछे नहीं हटा। फहरिस्त मुरतब है, 30 अफराद इब्तदाई तौर पे नाम है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मेन लीडरशिप के। उसके बाद जो 60 अफराद हैं वो ईद के बाद उन्हें गिरफ्तार करने का प्लान है। लाहौर के 84 थानों में तकरीबन SHOs के तबादलों के हवाले से तमाम तर तैयारी मुकम्मल हो चुकी है। अगर इनका प्लान कोई नहीं है तो इस मौके पर आके ये तबादलों की प्लानिंग क्यों हो रही है, इस मौके पर आके गिरफ्तारियां क्यों की जा रही हैं, इस मौके पर आके पैगाम क्यों दिए जा रहे हैं कि जिसके हाथ में डंडा होगा, जिसकी लाठी होगी उसकी भैंस होगी, यानी उसी तरीके से ही तर्ज हुकूमत को चलाना चाहेंगे। एक तरफ ये तैयारी इधर भी रखना चाहते हैं, जिस तरीके से इन्होंने किया था कि कागजात नामजदगी भी जमा करवा दिए थे और उधर से इलेक्शन के बायकॉट का भी ऐलान कर दिया था। इसी वजह से ये इधर मुज़ाकरात की भी जंग जारी रखना चाहते हैं, उधर पैगाम भी देना चाहते हैं और दूसरी तरफ भी अपना महाज बंद नहीं करना चाहते। दोनों सूरतों में जहां से फायदा मिलेगा वहां से ये फायदा उठाने की भरपूर कोशिश करेंगे। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह ने के बाद।